ये कहानी पक्षीपुर जंगल की है। उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर काफ़ी ज़्यादा आम भी लगे थे। वो आम का पेड़ बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि जंगल के सभी पक्षी उस आम के पेड़ से आम तोड़कर खाते थे। उसी विशाल आम के पेड़ के बगल में एक और आम का पेड़ था, लेकिन उस आम के पेड़ पर काफ़ी सालों से एक भी आम नहीं लगा था। वो आम का पेड़ हमेशा उदास रहता क्योंकि उस पर एक भी आम नहीं लगता था। जंगल का कोई भी पक्षी उस आम के पेड़ के पास नहीं आता था और ना ही कोई पक्षी उससे बातें करता था। और दूसरी तरफ वो विशाल आम का पेड़ पक्षियों को आम खाने को देता था। इसी कारण सभी पक्षी उसी आम के पेड़ के पास रहते थे। इसीलिए वो आम का पेड़ काफ़ी ज़्यादा घमंडी था। मैं पक्षियों को कितने मीठे मीठे आम देता हूँ, तभी तो सभी पक्षी मेरे पास आते हैं। और तुम पक्षियों को क्या ही देते हो, कुछ भी तो नहीं देते। और तुम्हारे ऊपर तो आम भी नहीं लगते हैं, इसी वजह से कोई भी पक्षी तुमसे बात भी नहीं करता है। विशाल आम के पेड़, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझ पर आम नहीं लग रहे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पक्षियों को आम देता हूँ, तभी तो पक्षी मेरा इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन तुम पक्षियों को कुछ भी नहीं देते और पक्षियों से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। मैं कहाँ एक विशाल आम का पेड़ हूँ और तुम तो एक गंजे आम के पेड़ हो। तुम पर तो कभी आम भी नहीं लगते हैं। वो पेड़ उस विशाल आम के पेड़ की बातें सुनकर उदास हो जाता है। उस जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया ही रहती थी जो उस पेड़ का ख्याल रखती थी और उससे बातें करती थी। पेड़ भाई, आज आप इतने उदास क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैं आपसे बातें करने आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, ये विशाल आम का पेड़ बहुत ज्यादा घमंडी है। ये पेड़ मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये कहता है कि मुझ पर कभी भी आम नहीं लगेंगे, मैं हमेशा बिना आमों का ही रहूंगा। नहीं नहीं पेड़ भैया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और आप देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप पर बहुत सारे मीठे मीठे और रसीले आम लगेंगे। लेकिन टुनटुनी चिड़िया, कितने साल गुजर गए हैं परंतु मुझ पर कभी भी आम नहीं लगे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी और मुझ पर कभी भी आम नहीं लगेंगे। पेड़ भैया, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, एक ना एक दिन आपके ऊपर भी जरूर आम लगेंगे। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया उस आम के पेड़ को सांत्वना देती है और वो आम का पेड़ टुनटुनी की बातें सुनकर खुश हो जाता है। एक दिन कालू कौवा उस विशाल आम के पेड़ के पास आता है। कालू कौवे, मेरे दोस्त, तुम आ गए। शायद तुम मेरे मीठे मीठे रसीले आम खाने आए हो। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं आपके मीठे मीठे आम खाने आया हूँ। आप पर लगे मीठे आम इतने स्वादिष्ट होते हैं कि मैं बहुत सारे आम खा जाता हूँ। हाँ हाँ कालू कौवे, तुम्हें जितने आम खाने हैं उतने आम खाओ, क्योंकि मेरे आम कभी भी खत्म नहीं होने वाले। वैसे कालू कौवे, तुम मेरे पड़ोसी आम के पेड़ के पास तो नहीं जाते हो ना? नहीं नहीं पेड़ भाई, मैं उस बिना आम के पेड़ के पास क्यों जाऊंगा? वैसे उस पर आम लगे होते तो मैं जरूर उस आम के पेड़ के पास जाता। हाँ कालू कौवे, उस पेड़ पर कभी भी आम नहीं लगेंगे और वो चाहता है उस पर भी मेरे जैसे बड़े बड़े आम लग जाएं, ताकि जंगल के सभी पक्षी उससे बातें करें। परंतु पेड़ जी, आपको पता है इस पेड़ से टुनटुनी चिड़िया घंटों घंटों बातें करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ से बातें करती है? अब मैं इस चिड़िया को अपना एक भी आम खाने को नहीं दूंगा। इस चिड़िया को ये पेड़ इतना ही ज्यादा अच्छा है ना, तो इससे ही आम ले। मैं मेरा एक भी आम खाने को नहीं दूंगा। फिर वो कालू कौवा उस पेड़ का आम खाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया उस विशाल आम के पेड़ के पास आती है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, चली जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम्हें मैं मेरा एक भी आम खाने को नहीं दूंगा। तुम आम तो मेरा खाती हो और बातें मेरे पड़ोसी से करती हो। और चिड़िया, मैं नहीं चाहता कि जंगल का कोई भी पक्षी मेरे पड़ोसी पेड़ से बातें करे। मैं सभी पक्षियों को आम खाने को दे रहा हूँ, तो सब पक्षी मुझसे ही बातें करें। पेड़ भाई, आपको तो अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड है। तुम देख लेना, आपका यही घमंड एक दिन चूर चूर हो जाएगा। आप मेरी बात याद रखना, घमंड का सिर हमेशा नीचा ही होता है। टुनटुनी चिड़िया, यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें कभी भी अपना आम खाने को नहीं दूंगा। और जहाँ तक घमंड की बात है, तो घमंड क्यों ना करूँ मैं पक्षियों को मीठे मीठे आम खाने को दे रहा हूँ।
फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, मैं आम खाने को जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, हम दोनों साथ में ही आम खाने चलते हैं। रोकी भैया, वो आम का पेड़ बहुत ज्यादा घमंडी है। मैं आज के बाद उस आम के पेड़ के पास कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही उसके आम खाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया, घमंडी तो है वो पेड़, क्योंकि हम सबको वो आम खाने को दे रहा है। रोकी भैया, हद होती है। आप देखना, एक दिन उसका घमंड जरूर टूटेगा जब उस पर आम नहीं लगेंगे। चलो टुनटुनी, मैं तो जा रहा हूँ उस घमंडी पेड़ का आम खाने। फिर वो रोकी कबूतर उस पेड़ का आम खाने चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया, तुम उदास क्यों हो रही हो? तुम देखना, मुझ पर भी एक दिन जरूर मीठे मीठे आम लगेंगे, तब तुम्हें जितने आम खाने हो खा लेना, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा। देखो पक्षियों, ये टुनटुनी चिड़िया कैसे उस बिना आम के पेड़ से बातें कर रही है। मैं तभी तो उस चिड़िया को मेरे आम खाने के लिए मना कर दिया। वो मेरा कभी भी आम नहीं खाएगी। मुझे क्या, वो उस पेड़ से बातें करके ही अपना पेट भरे। जंगल के सभी पक्षी ये जानते थे कि वो विशाल आम का पेड़ बहुत घमंडी है, लेकिन कोई भी पक्षी उस पेड़ से कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो पेड़ उन सब पक्षियों को आम खाने को दे रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उस आम के पेड़ का घमंड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए एक जादुई परी उस पेड़ का घमंड तोड़ने के लिए प्रकट होती है। ये आम का पेड़ बहुत घमंडी हो गया है, इसको तो मुझे सबक सिखाना ही होगा। और इसका पड़ोसी पेड़ कितना उदास रहता है, क्योंकि इस पर कभी भी फल नहीं लगते। फिर वो जादुई परी अपने जादू से उस विशाल आम के पेड़ के सभी आम गायब कर देती है, और वो परी अपने जादू से उस बिना आम वाले पेड़ पर बहुत सारी आम लगा देती है। अब इस घमंडी पेड़ का घमंड टूट जाएगा जब जंगल का कोई भी पक्षी इसके पास नहीं जाएगा। इतना कहकर वो जादुई परी वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन वो विशाल आम का पेड़ अपने आम गायब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। पेड़ भाई, तुम्हें अपने ऊपर लगे आमों की वजह से बहुत ज्यादा घमंड था ना। अब देख लो, तुम्हारे सारे आम खत्म हो गए हैं। आज के बाद कोई भी पक्षी अब तुमसे बातें नहीं करेगा। दूसरी तरफ उस दूसरे आम के पेड़ के पास काफी सारे पक्षी आ जाते हैं, क्योंकि उस पेड़ पर बहुत सारे आम लग गए थे। वो पेड़ भी अब बहुत खुश हो गया था। पेड़ भैया, मैंने नहीं कहा था एक दिन आप पर भी बहुत सारे आम लगेंगे। देख लो, आप पर कितने सारे आम लग गए हैं। टुनटुनी चिड़िया, तुमने एकदम सच कहा था। मैं तो बेवजह ही निराश रहता था। आज के बाद मैं हमेशा खुश रहूंगा। हाँ हाँ पेड़ भाई, लेकिन आप उस घमंडी पेड़ की तरह कभी भी घमंड मत करना। आप देख लो, आज उस पेड़ के पास कोई भी पक्षी नहीं है। वो कितना अकेला हो गया है, और उसको अपने जिन आमों पर घमंड था वो तो आज उसके पास है ही नहीं। नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैं कभी भी घमंड नहीं करूंगा। तुम सब पक्षियों को मेरे जितने आम खाने हैं खुशी खुशी खाओ। मैं कभी भी किसी भी पक्षी को मना नहीं करूंगा। दूसरी तरफ वो विशाल आम का पेड़ बिल्कुल ही अकेला हो जाता है, क्योंकि उसके आम खत्म हो जाने के बाद कोई भी पक्षी उसके पास नहीं जाता था, और उस पेड़ को उसके घमंड की सजा मिल जाती है, और वो पेड़ अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का सिर हमेशा नीचा रहता है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एक समय की बात है, एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत मेहनती थी, उसका स्वभाव बहुत ही दयालु था। टुनटुनी चिड़िया केलों की खेती किया करती थी, केले बेचकर अपना जीवन बसर करती थी। जीवन ऐसे ही चल रहा था। कुछ दिन बाद उस जंगल में एक कालू कौवा आ जाता है, जो दूसरे जंगल का था। वो बहुत ही शैतान था। अरे भाई, मैं इस जंगल में रहने तो आ गया, लेकिन मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस जंगल के पक्षी क्या क्या काम करते हैं, और अमीर पक्षी कौन है, मुझे इन सब बातों का पता लगाना होगा। फिर ही मैं अमीर बनने की सोचूंगा। अमीर बनने के बाद मैं सब पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, कल किसी पक्षी से सब पक्षियों के बारे में पूछ लूंगा, थोड़ा शरीफ बनने का नाटक कर लूंगा। और फिर अगले ही दिन कालू कौवा बंटी कबूतर से बात करता है, और उससे जंगल में रहने वाले हर एक पक्षी के बारे में पता कर लेता है। देखो भाई कालू, मैंने अपने जंगल के पक्षियों के बारे में सब बता दिया है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इन पक्षियों की इतनी जानकारी लेकर क्या करोगे?
अरे नहीं नहीं बंटी, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैं कुछ कारोबार करने आया हूँ इस जंगल में। मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अब तुमसे पूछ लिया तो मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर क्या क्या है, और अब मैं उनके अनुसार ही कुछ काम शुरू करूँगा। इतनी बात कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। अच्छा, तो इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी वो टुनटुनी चिड़िया है, क्योंकि वो केलों की खेती करती है। अब मुझे कुछ न कुछ सोचना होगा। अब टुनटुनी चिड़िया ही मेरा टारगेट है, तभी मैं अमीर बन पाऊंगा। अब से मैं मौके की तलाश में रहूंगा। जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में दिन रात मेहनत करती है और अपने फसल की अच्छे से देखभाल करती है। लगता है मुझे अब घर चलना चाहिए। गर्मी बहुत तेज हो रही है। इतनी गर्मी में खेत में काम करना अच्छा नहीं है। अगर मैं बीमार हो गई तो फिर खेत की देखभाल कौन करेगा? मेरी फसल सारी खराब हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, अब घर चली जाती हूँ, फिर शाम के समय फिर आ जाऊंगी। फिर टुनटुनी ऐसा सोचकर घर चली जाती है। फिर अगले ही दिन टुनटुनी को तेज बुखार हो जाता है। हे भगवान, ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये मेरी ही गलती है। मैंने कल इतनी तेज गर्मी में खेत पर काम किया। लगता है गर्मी की वजह से मुझे बुखार हो गया है। अब तो मैं खेत पर जब ही जाऊंगी जब मैं पूरी तरह से ठीक ना हो जाऊं। टुनटुनी के बीमार होने की खबर कालू कौवा को पता चल जाती है। हे ऊपर वाले, तूने तो मुझे बहुत ही अच्छा मौका दिया है। मेरे पास यही एक मौका है। अभी मैं टुनटुनी के खेत पर जाता हूँ और उसके सारे केले तोड़ लेता हूँ। उन केलों को मैं अच्छे दामों पर बेच दूंगा, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा। फिर मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। उसके बाद मैं सबसे अमीर पक्षी भी बन जाऊंगा और फिर जंगल के सब पक्षियों पर अपना हुक्म भी चलाऊंगा। और फिर कालू कौवा टुनटुनी के खेत पर जाता है और सभी केले तोड़कर बाजार में अच्छे दामों पर बेच देता है। उसके सभी केले हाथों हाथ बिक जाते हैं। वो केले बेचकर अच्छी कमाई करता है। वो पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अब देखता हूँ मैं सभी पक्षियों को। अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए हैं, मैं अमीर भी बन गया हूँ। अब मैं सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। जैसा मैं कहूँगा सब पक्षी वैसा ही करेंगे। वाह कालू, तेरा कोई जवाब नहीं है। उसके कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं सबसे पहले अपनी फसल देख कर आती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मेरे खेत को किसी ने भी नहीं देखा होगा। मेरे अलावा कौन देखभाल करेगा मेरी फसल की? मैं जल्दी से पहले खेत देख कर आती हूँ, कहीं कोई नुकसान ना हो गया हो। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपना खेत देखने चली जाती है। लेकिन जिस चिड़िया ने कालू कौवे से केले खरीदे थे वो टुनटुनी को देख लेती है और उसे बुलाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर टुनटुनी उसके पास आ जाती है। अरे मीनू बहन, क्या हुआ? इतनी तेज आवाज देकर क्यों बुला रही हो मुझे? अरे टुनटुनी बहन, हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने अपने केले बेचने के लिए किसी कौवे को भेजा था? क्योंकि कुछ दिन पहले आपके खेत के सारे केले तोड़कर एक कालू नाम का कौवा बेच रहा था। वो जंगल में नया नया आया है। मैंने सोचा कि आपने केले बेचने के लिए उसे नौकरी पर रख लिया हो। अरे नहीं नहीं मीनू बहन, मैंने उसे नहीं भेजा था। मैं तो उसे जानती भी नहीं। मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं अपने खेत पर नहीं जा पाई। और उस दुष्ट कालू ने इसी बात का फायदा उठाकर मेरे सारे केले तोड़ लिए होंगे। अब तक तो वो उन सब केलों को बेच भी दिया होगा। मीनू बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सब सच बता दिया। मैं अभी उस कालू कौवे के पास जाती हूँ और उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। आगे से वो ऐसा किसी के साथ भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ कालू कौवा तो हवाबाजी करने की सोच रहा था। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस छोटे से जंगल में अब मैं किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा। इतने पैसे लेकर मैं कहीं दूसरे बड़े जंगल में चला जाता हूँ, वहाँ के पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। इस छोटे जंगल में क्या ही रहना। मैं अपने सारे पैसे लेकर किसी दूसरे जंगल में चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद टुनटुनी वहाँ आ जाती है और आवाज लगाने लगती है। अरे ओ कालू कौवा, बाहर निकल। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी सारी फसल बेच आया। लेकिन कालू कहाँ से आता, वो तो चला गया था।
फिर टुनटुनी चिड़िया परेशान होकर घर आ जाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मैंने इतनी मेहनत करके अपने केले के पेड़ को पाला था, लेकिन उस जालिम कालू कौवा ने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। ये मेरे साथ सही नहीं किया। अब मैं क्या करूं? अपनी फसल से ही तो मेरा घर खर्च चलता था। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। उसके कुछ दिनों बाद टुनटुनी अपने खेत में जामुन के पौधे लगाती है। टुनटुनी उन पौधों की अच्छे से देखभाल करती थी और वो बहुत खुश थी। फिर कुछ सालों बाद वो जामुन के पौधे बड़े पेड़ बन जाते हैं और उन पर बहुत सारे जामुन भी लग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसके पास फिर से कमाई का साधन हो गया था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया अपने जामुन बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और वो खुशी खुशी जीवन बसर करती है। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर व 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो सब खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक हादसे में टुनटुनी चिड़िया और रॉकी कबूतर की मौत हो जाती है। दोनों की मौत के बाद दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। कुकू अपनी बहन का बड़ा भाई था। वो अपने माता पिता की मौत के बाद अपनी बहन, माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। वो दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और वो दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। अब कुकू को अपनी बहन की शादी की चिंता होने लगी। एक दिन रानो चिड़िया कुकू के घर आती है। कुकू बेटा, पास वाले जंगल में एक बहुत ही अमीर पक्षी है। उसके बेटे के साथ मैंने चिंकी के रिश्ते की बात चलाई है। बस बात बन जाए, फिर देखना चिंकी बिटिया राज करेगी। रानो आंटी, माँ के मर जाने के बाद मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो जाए तो मैं चैन की सांस लूँ। मुझे मेरी बहन बहुत प्यारी है। मैं उसे हर खुशी देना चाहता हूँ। रानो आंटी, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। कुकू बेटा, परिवार तो अच्छा है। अब अच्छे परिवार के लिए तुम्हें कुछ करना होगा बेटा। क्या करना होगा आंटी? कुकू बेटा, तुम्हें तो पता है कि अच्छे परिवार में रिश्ता जोड़ रहे हैं तो थोड़ा दहेज तो देना ही पड़ेगा। बेटा, एक मोटरसाइकिल, एक सोने की चैन, घर का फर्नीचर और 21,000 रुपए का कैश देना होगा। बस यही डिमांड है चिंकी के ससुराल वालों की। आंटी, आप रिश्ता पक्का कराओ, मैं कर लूँगा। मैं मेरी प्यारी बहन के लिए सब कुछ दूंगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिंकी जो नदी पर पानी पीने गई हुई थी, वो भी वापस आ जाती है। कुकू ने कभी भी अपनी बहन को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो गरीब है। चिंकी जो भी मांगती उसका भाई उसकी हर इच्छा पूरी करता। चिंकी, मेरी बहन रानो आंटी बहुत अच्छे व अमीर घर से रिश्ता करवा रही है तेरा। भैया, हम भी तो अमीर हैं, हम कौन से गरीब हैं। मेरे भाई के पास सब कुछ तो है। किस चीज की कमी है हमारे पास? कुकू अपनी बहन को कैसे बताता कि उसने तो अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के बदले में अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान किया है। उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं कि वो अपनी बहन को दहेज दे सके। रात को चिंकी सो जाती है और कुकू अपने घर के बाहर बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, मैं कैसे अपनी बहन के लिए दहेज का इंतजाम करूं? मैं अपनी बहन की शादी अमीर घर में करना चाहता हूं, ताकि मेरी बहन को किसी चीज की कोई कमी ना रहे। अगले दिन कुकू रॉकी सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपने घर को बेचने आया हूँ। कुकू बेटा, ठीक से सोच कर ही आए हो ना? हाँ सेठ जी, मैं अच्छे से सोच समझ कर ही आया हूँ। तो फिर ठीक है, ये लो पैसे। और अब वो घर मेरा हुआ। सेठ जी, एक विनती है आपसे, जब तक मेरी बहन की शादी ना हो जाती तब तक हमें उसी घर में रहने दें। रॉकी सेठ कुकू की बात से सहमत हो जाता है। फिर कुकू पैसे लेकर अपने घर जाता है। कुकू अपनी बहन के दहेज की हर चीज खरीद लेता है। रानो चिड़िया दूल्हे को साथ लेकर आती है और कुकू अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करता है। चिंकी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी शादी अमीर पक्षी से जो हो रही थी। शादी करके चिंकी अपने घर चली जाती है और अपने पति से कहती है, वाओ, ऐसा घर तो मैंने पहली बार देखा है। मेरे भाई का घर तो बहुत छोटा है। चिंकी, ये देखो मीठे मीठे फल, ये सब तुम्हारे लिए है। आज से तुम रानी हो मेरी। मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा।
दूसरे दिन कुकू अपनी बहन से मिलने उसके घर जाता है। भैया आप यहाँ क्यों आए हो? अब मैं अमीर पक्षियों में रहती हूँ और अमीर पक्षियों के घर पर कोई भी ऐसे मुंह उठा नहीं आ सकता। और अपने आप को देखो कितने गंदे लग रहे हो, लगता है नहाकर भी नहीं आए। अब आप जाइए यहाँ से। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर कुकू तो हैरान हो जाता है, उसका तो दिल ही टूट जाता है। मेरी बहन, मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि अमीर और गरीब का संबंध कभी भी नहीं टिकता। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। उधर रॉकी सेठ भी आया हुआ था, वो तो कुकू का ही इंतजार कर रहा था। कुकू, आपकी बहन की शादी हो चुकी है, अब तुम ये घर खाली कर दो। फिर कुकू घर खाली कर कर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और वो घर कबूतर को दे देता है। चिंकी तो अमीर घर में जाकर सब कुछ भूल चुकी थी। चलो चिंकी, आज बाजार चलते हैं, आज मेरे घूमने का मन कर रहा है। ऐसे ही चिंकी अच्छे अच्छे भोजन करती और नए नए जंगलों की सैर करती। कुकू एक पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर उसमें रहने लगता है। जिस बहन की हर ख्वाहिश पूरी करने में अपने जीवन की हर खुशी कुर्बान की, उस बहन ने मुझे ठुकरा दिया, उसे ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन चिंकी अपने पति के साथ बाजार जा रही थी कि वहाँ रानो चिड़िया मिल जाती है। चिंकी ये हो ना तुम? ऐसे कहते हुए रानो जैसे ही चिंकी को गले लगाने लगती है, वैसे ही चिंकी बोलती है, हटो, दूर रहो मुझसे, मैंने महंगा परफ्यूम लगाया है और तुझ में कितनी गंदी स्मेल आ रही है। चिंकी बेटा, तुम्हारी शादी मैंने ही करवाई है इस अमीर परिवार में। तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। जिस भाई ने तुम्हारी शादी के लिए अपना घर ही बेच दिया, तुमने तो उसे ही बुला दिया। फिर मैं कौन होती हूँ? तुम्हारी जैसी चिड़िया बाद में पछताती है। रानो चिड़िया ये सब सुनाकर वहाँ से चली जाती है और चिंकी चिड़िया उसे देखती रह जाती है। चिंकी, क्या तुम्हारे भाई ने दहेज देने के लिए सच में घर बेच दिया था? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर ये सच है तो मैंने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा किया। मैंने तो अपने भाई को अपने घर से ही बाहर निकाल दिया। फिर चिंकी वहाँ से सीधी अपने भाई है, मगर वहाँ पर तो एक कबूतर था। ये घर तो कुकू ने तुम्हारी शादी से पहले ही मुझे बेच दिया था। अब कुकू एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रह रहा है। चिंकी जल्दी से कुकू के पास जाती है। भैया मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि मेरी खुशियों के लिए तुमने क्या क्या किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने उस भाई का मजाक बनाया जिसने अपनी खुशियों को गिरवी रखकर मुझे सारी खुशियाँ दी। भैया मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मेरी बहन, आपने सही कहा था, अमीर और गरीब में कोई बराबरी नहीं होती। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हर खुशी दे। अब तुम जाओ अपने घर। फिर चिंकी रोती हुई वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है, मगर शायद वो अपने आप को कभी माफ ना कर सके, क्योंकि उसने उस भाई का दिल तोड़ा था जिसने उसे हर खुशी दी थी।